अस्सलाम वालेकुम। आज हम दूसरे वीक का पहला अपना लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं और ये लेक्चर जो है वो गॉसेस लॉ के बारे में है और इसकी एप्लीकेशन है। उम्मीद है कि आपने पुराना पिछला काम किया हुआ होगा, साथ पढ़ा हुआ होगा। हमेशा नया लेक्चर सुनने से पहले आप पुराना काम एक दफ़ा रिकैप कर लें, उसके से जो नए मटेरियल के साथ कनेक्ट करना जो है बहुत आसान हो जाता है। अच्छा जी, हमारा डिस्क्लेमर था। इसके बाद जो है हम शुरू करते हैं गॉसेस लॉ। आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन के लिए एक ऑल्टरनेट मेथड है, ऑल्टरनेट टू कूलम्स लॉ। बहुत सारे प्रैक्टिकल केसेस में गॉसेस लॉ इज मच मोर कन्वीनियंट एज कंपेयर टू कूलम्स लॉ। तो हम इसकी एप्लीकेशन जो है 3 देखनी है। एक आज के लेक्चर में देखेंगे, दो अगले लेक्चर में देख लेंगे। इस तरह से तीनों लेक्चर जो हैं 2 लेक्चर्स में तीनों एप्लीकेशंस कंप्लीट हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं। गॉसेस लॉ क्या है? इट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, ठीक है। क्लोज सरफेस जैसे यहाँ पे राइट साइड पे आपको दिखाया हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सामने एक स्फीयर है, लेकिन ये कि ज़रूरी नहीं है कि क्लोज सरफेस का ही मतलब हो। अच्छा, इसके बाद जो है हम देखते हैं कि ये एक ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट थी। दूसरी क्या चीज़ है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है? लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि किसी भी सरफेस को किसी भी डायरेक्शन में क्रॉस कर रही हैं, हमेशा किसके बराबर होती हैं? टू द नेट चार्ज एनक्लोज्ड एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इन दो चीज़, अगर तो मीडियम फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, तो परमिटिविटी का मतलब होगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन अगर मीडियम जो है वो इसके अलावा कोई मीडियम है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको पूरी परमिटिविटी जो कि प्रोडक्ट है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर का, वो यूज़ करनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो चीज़ हमने स्टेटमेंट दी है ऊपर, इस स्टेटमेंट को हम जो है मैथमेटिकली साबित करना चाह रहे हैं, इसमें कंप्यूट करना चाह रहे हैं फार्मूला। तो उसके लिए आप देखें, सबसे पहले जो है फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास जो है वो एक गॉसियन, हमारे पास स्फीयर है, गॉसियन स्फीयर है जिसके सेंटर के ऊपर चार्ज है प्लस क्यू। गॉसियन स्फीयर क्या होता है? इट इज़ अ इमेजिनरी स्फीयर या इमेजिनरी सरफेस होती है, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, जो कि हमारे चार्ज को या नंबर ऑफ चार्जेस को एनक्लोज करती है। इमेजिनरी सरफेस होती है, असली होना इसका ज़रूरी नहीं है। और हर एप्लीकेशन में, जैसे कि हम अभी आगे भी देखेंगे, सरफेस की शक्ल जो है वो चेंज हो सकती है, होती रहती है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज Q की वजह से हम देखना चाह रहे हैं कि नेट फ्लक्स थ्रू इस इमेजिनरी गॉसियन स्फीयर जो है वो कितना है। अच्छा जी, तो अभी तक तो हमारे पास फ्लक्स के लिए जो डेफिनेशन है जो कि हमने ड्राइव की थी, वो क्या थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेल्टा ए, जो एरिया एलिमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे अगर याद हो तो जो एरिया एलिमेंट है, इट वाज कंसिडर्ड फ्लैट लिए थे। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास स्फीयर है, ये ज़ाहिर है कि फ्लैट तो नहीं है। तो इस डेफिनेशन को इस स्फीयर के ऊपर अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें डिवाइड करना पड़ेगा पूरी स्फीयर की सरफेस को इतने छोटे छोटे डाटा एलिमेंट्स में, सरफेस एलिमेंट्स में, कि इतना छोटा हो कि उसको आप जो है फ्लैट कंसिडर कर सकें, ताकि इक्वेशन 1 अप्लाई हो सके। तो ये इतनी कोई बहुत अजीब बात नहीं है, मुश्किल बात नहीं है। फर्स्ट ईयर में भी हमने ऐसा काम किया है। अब जैसे वहाँ मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था कि ज़मीन जो है इट इज़ ह्यूज, और ज़मीन के ऊपर अगर आप कोई छोटी सरफेस लेते हैं, जैसे घर है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, तो वो जो है इतना छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू अर्थ कि लार्ज स्फीयर के, उसको आप एसेंशियली प्रैक्टिकली फ्लैट अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सरफेस इतनी बड़ी नहीं जितनी ज़मीन, लेकिन ये क्या एरिया छोटे करने में आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इतने छोटे छोटे एलिमेंट्स लिए हैं, एरिया एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट कैन बी कंसिडर्ड टू बी फ्लैट। लिहाजा आप हर एलिमेंट पे फ्लक्स के लिए फार्मूला लगा सकते हैं, ई डॉट डेल्टा ए। तो हम ये करेंगे, पूरी अपनी सरफेस को कवर कर देंगे, भर देंगे छोटे छोटे जो है डेल्टा सरफेस एलिमेंट्स के साथ। तो हर जगह पे एक चीज़ और देखने वाली है, हर एक डेल्टा जो है सरफेस एलिमेंट के लिए उस जगह पे एरिया वेक्टर
और उस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होके आ रही है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यानी कि चार्ज जो है दे आर ऑलवेज पैरेलल। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड में पता है पॉजिटिव चार्ज की रेडियली आउटवर्ड होती है, तो जाहिर है कि रेडियस सरफेस को काटेगा तो हमेशा राइट एंगल पे होगा उसके, और हमें ये पता है कि किसी भी एरिया की डायरेक्शन जो है वो हमेशा उस एरिया के परपेंडिकुलर होती है। लिहाजा हर एरिया एलिमेंट के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है दे आर पैरेलल, दे कैन बी रेंडर्ड टू बी पैरेलल। इसका मतलब है कि हर जगह पे एंगल जो है वो बीच में 0 होगा। अच्छा जी, तो अब कुल फ्लक्स निकालना है, हमें एक एलिमेंट में से तो नहीं निकालना है, तो जाहिर है कि ऐसे छोटे छोटे हमने जितने भी एलिमेंट्स किए हैं जो कि स्टार्ट कर रहे हैं 1 से n तक, सब कुछ सम करेंगे। ये आपको नजर आ रहा है कि मैंने यहाँ पे समेशन यूज किया, समेशन i इक्वल टू 1 to n। उसका मतलब है कि पहले सरफेस एलिमेंट से लेके आखिरी सरफेस एलिमेंट तक हर एलिमेंट की कंट्रीब्यूशन जमा कर रहे हैं। हर एलिमेंट पे आप जो है अपना फार्मूला E डॉट डेल्टा ए लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे तो हमारे सामने आ गया ई ए कॉस थीटा। अब देखें थीटा के साथ हमने जो है डमी वेरिएबल या रनिंग वेरिएबल आई यूज़ नहीं किया, इसलिए कि ये कोई चेंज होने वाली क्वांटिटी नहीं है। अभी पिछली स्लाइड में मैंने बताया था कि थीटा जो है वो हर जगह पे इट इज़ 0, और 0 होने का मतलब है कि हर एरिया एलिमेंट के लिए कॉस 0 जो है वो 1 है, मतलब इस चीज़ की वैल्यू जो फिक्स्ड है, इस वजह से इसके साथ जो है रनिंग वेरिएबल लगाने की जरूरत नहीं है, ये चेंज नहीं हो रही फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो इसके साथ हर जगह कॉस 0 जो है 1 कर देंगे, तो फिर आपके पास क्या निकल आएगा। अच्छा, फिर दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर सरफेस एलिमेंट के लिए उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन जब डॉट प्रोडक्ट दफ़ा हमने खोल लिया तो राइट साइड पे आपको पता है कि इस जगह पे सिर्फ स्केलर वैल्यूज आ रही हैं। स्केलर वैल्यू जो है वो तो चेंज नहीं होगी, इसलिए कि जो चार्ज एंक्लोज हो रहा है सरफेस में और जो सरफेस के हर एलिमेंट का फासला है फ्रॉम सेंटर यानी कि रेडियस, वो तो हर एक एलिमेंट के लिए कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट वुड बी के क्यू बाय आर स्क्वायर या क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये जो है हम यूज़ करेंगे, अब ये भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन निकाल देंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के हर एलिमेंट के लिए कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने का मतलब है कि आप इसको समेशन से बाहर निकाल सकते हैं, और जैसे कि हमने यहाँ पर निकाला हुआ है। और इसका मतलब है कि जो अंदर वेरिएबल चीज़ है, सम होने वाली चीज़ क्या बची, सिर्फ सरफेस के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको एलिमेंट्स को सम करेंगे तो आपके पास जो है वो कुल फ्लक्स आ जाएगा। और सब सरफेस एलिमेंट स्फीयर का हमें पता है कि पूरा एरिया अगर हम जमा करेंगे तो क्या कितना आ जाएगा, इट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर अगर हम यूज़ करेंगे सरफेस एरिया के लिए, तो यहाँ पे समेशन का 4 पाई आर स्क्वायर डाला है, नीचे वाले 4 पाई आर स्क्वायर से कट जाएगा। रिजल्टेंट क्या आएगा आपके पास जो फ्लक्स आ रहा है वो आ जाएगा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। जो फ्लक्स आ रहा है कितना आ रहा है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है गॉसेस लॉ से हमें समझ आ रहा है कि कुल फ्लक्स किसी भी सरफेस में से कितना है, द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस एंड द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अच्छा जी, तो ये इस तरह से हमने निकाल लिया कि फ्लक्स जो है वो क्या आ जाएगा, क्यू और एप्सिलॉन नॉट। वो देख लेते हैं, पॉइंटर में ले लूँ किसी और कलर में। तो ये जो है हमारे पास Q1 से लेके Qn तक चार्जेस हैं जो कि किसी भी आर्बिट्रेरी शेप सरफेस पे डिपेंड करता है, बस उसमें अंदर एनक्लोज्ड हैं। तो आपको अगर याद हो प्रीवियस रिजल्ट जो है फाइव क्यू और एप्सिलॉन नॉट, उसमें स्फीयर का कोई रेफरेंस नहीं है, जो आर कोई रेडियस का जिक्र नहीं, किसी और चीज़ का जिक्र नहीं। इसका मतलब जो रिजल्ट है हमारा बेशक स्फीयर को इस्तेमाल करके तो निकाला गया है, लेकिन उसका स्फीयर के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है, वो हर आर्बिट्रेरी शेप के लिए, हर शेप के लिए, जैसा कि यहाँ पे फिगर एस में दिखाया हुआ है, एस सरफेस आर्बिट्रेरी शेप है, तो ये कोई रेगुलर शेप नहीं है, हर शेप के लिए जो एक करामत है उसके लिए काम करेगा। तो कुल चार्ज की वजह से जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि सरफेस में से बाहर आ रही हैं, वो हम कैसे निकालेंगे, सारे इंडिविजुअल फ्लक्सेस को ऐड करके। अब फ्लक्स अगर हमें याद है तो ये स्केलर क्वांटिटी है, और जब किसी जगह स्केलर क्वांटिटीज बहुत सारी हों तो नेट जो है सम जो है वो सीधा सीधा इंडिविजुअल का सम होता है, जैसे हमने यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। सारे इंडिविजुअल फ्लक्सेस को जमा करेंगे तो कुल फ्लक्स आ जाएगा। तो 1/एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है, इसका मतलब है कि कुल फ्लक्स जो है उसमें क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 से लेके Qn तक।
इसका मतलब है कि आपके पास कुल फ्लक्स जो है वो क्या आ जाएगा, नेट चार्ज विच इज बीइंग एनक्लोज्ड बाय द गिवन सरफेस एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अच्छा, ये बार बार लफ्ज आ रहा है एनक्लोज चार्ज जो है, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। अगर चार्ज जो है वो सरफेस के बाहर है, मसलन इस जगह पे है, तो उसका इस सरफेस के अंदर के फ्लक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस चार्ज से जितनी लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी वो सब की सब सरफेस को क्रॉस करेंगी, जितनी एंटर हो रही उतनी बाहर निकल रही हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे किसी भी बाहर के चार्ज का इस सरफेस के अंदर के फ्लक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमेशा आपने जो Q है, ये जो Q है, इसको क्या करना है, ये Q जो है रिप्रेजेंट करता है द नेट चार्ज एनक्लोज विद इन द सरफेस। तो ये जो चीज़ है, ये जो एरो के अंदर अपनी दिखाई हुई है, ये गॉसेस लॉ की जनरल फॉर्म है कि कुल फ्लक्स किसी भी सरफेस में डिपेंड करता है द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर मीडियम स्पेस है तो फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट आएगा, वरना साथ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर वगैरह, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी जो है मीडियम की वो भी ऐड हो जाएगी। तो गाइस दिस वाज गॉसेस लॉ। उम्मीद है ये आसान सी आर्टिकल है और लेकिन इम्पोर्टेंट है, ये आपको समझ आ गया होगा। तो गॉसेस लॉ पे अगर कोई सवाल आए स्टेट एंड प्रूफ तो आपने यहाँ तक आना है, लेकिन अगर साथ में कोई एप्लीकेशन नाम लेके दें कि स्टेट करें गॉसेस लॉ और उसकी कोई एप्लीकेशन दें, तो वो एप्लीकेशन जो है आपने अलग अलग लिखनी है। हम अगली एप्लीकेशन शुरू करने जा रहे हैं। बाकी दो एप्लीकेशन जो रह जाएंगी आज के लेक्चर से वो हम जो है नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। तो जी पहली एप्लीकेशन के ऊपर चलते हैं। ये है जी लोकेशन ऑफ एक्सेस चार्ज, लोकेशन जो है एक्सेस चार्ज की ऑन ए कंडक्टर। चाहे इसमें आपको क्या चीज़ जो है नोट करनी है कि कोई मेटल है, कंडक्टर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। क्यों? इसलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अंदर जो भी फ्री चार्ज है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी तो उसकी वजह से करंट जनरेट हो जाएगा। एफ, अगर आपको याद हो तो एफ इज इक्वल टू हमने पढ़ा हुआ है QE शुरू के लेक्चर्स में, तो ये माउस से लिखना मुश्किल काम है बहरहाल। तो ये फोर्स जो है इसकी वजह से चार्ज चल पड़ेगा। चार्ज चलने का मतलब है कि करंट जनरेट हो जाएगा। तो करंट जो है चलेगा फिर लेकिन रुक जाएगा, इसलिए कि जब पीछे से एनर्जी नहीं आ रही तो इन्फिनेटली करंट फ्लो नहीं कर सकता। करंट जब फ्लो करना रुक जाएगा तो इसका मतलब है कि सिस्टम जो है वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर आ गया। तो इक्विलिब्रियम के अंदर जो है जब चार्ज मूव नहीं करेगा इसका मतलब करंट नहीं है। करंट ना होने का मतलब है कि फोर्स नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है उसके अंदर किसी मेटल या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। इसमें और भी केसेस मुमकिन है, मसलन ये कि अगर हमारे सामने कोई है कंडक्टर है और उसके ऊपर को आपने जो है कोई एक्सेस चार्ज दिया हुआ है और उसको सराउंडिंग से इंसुलेट किया हुआ है, तो इसका मतलब चार्ज सारा कहाँ जाके बैठेगा, सारा चार्ज जो है वो जाके बैठेगा ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। क्यों? अभी हमने पिछली स्लाइड में एस्टेब्लिश किया अंदर तो चार्ज हो नहीं सकता, अंदर जो है चार्ज जो है मोशन में नहीं हो सकता, उसको हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रखनी है। रिपल्सन की वजह से सारा चार्ज जो है वो जाके बिल्कुल आउटर मोस्ट सरफेस पे बैठ जाएगा। लिहाजा आप यहाँ पे अगर कोई गाउसियन सरफेस बनाएं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है स्मॉल r रेडियस की रेड सर्कल के अंदर जो सरफेस दिखाई हुई है, तो इसके अंदर तो कोई नेट चार्ज है ही नहीं, क्योंकि अगर जितने कोई भी नेट चार्ज है मटेरियल के पास तो वो सारे का सारा आउटर मोस्ट सरफेस के ऊपर जाकर रिजाइड कर रहा है। तो अंदर जो है वो क्योंकि नेट चार्ज नहीं है, इसका मतलब नेट फ्लक्स नहीं है, इसका मतलब के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इट मस्ट बी जीरो। ठीक हो गया। लेकिन अब बाहर अगर आप कोई सरफेस बनाएंगे, बाहर कोई गाउसियन सरफेस बनाएंगे, तो ये जो है ये तो नेट चार्ज एनक्लोज कर रही है, इसकी वजह से नेट फ्लक्स भी होगा, जैसा कि यहाँ पे ब्लू एरोज से आपको दिखाया हुआ। आउटसाइड फ्लक्स होगा लेकिन अंदर जो है वो मटेरियल के कंडक्टर के कोई नेट फ्लक्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो नहीं करेगा। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसके अलावा भी केसेस मुमकिन है यहाँ पे, जैसे कि बुक में बताया हुआ है हमारे पास। फर्स्ट किया कि हमारे पास है कोई हॉलो कंडक्टर। हॉलो का मतलब है कोई बॉडी तो है मटेरियल, जैसे कि यहाँ पे ग्रे में दिखाया हुआ, लेकिन अंदर जो है वो खाली है। कोई जैसे फुटबॉल होती है लेकिन वो मटेरियल जो है कंडक्टर है, और उसके अंदर अगर हम कोई चार्ज प्लेस करें, जैसा कि फर्स्ट के यहाँ पे +Q चार्ज दिखाया हुआ है,
अगर मटेरियल के अंदर कोई चार्ज प्लेस करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले चीज समझने वाली क्या है कि इनर सरफेस के ऊपर, मटेरियल के इनर सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इक्वल ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इक्वल और ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो नेट चार्ज जो है वो, अगर यहाँ पे कोई गॉसियन सरफेस बन रही है जो कि आउटर लेयर को नहीं इंक्लोज कर रही है, अंदर वाली चार्ज को और इंड्यूस चार्ज को इंक्लोज कर रही है, तो नेट फ्लक्स विल बी जीरो, इसलिए कि नेट चार्ज यहाँ पे जीरो है। लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है इनर सरफेस ऑफ द होलो कंडक्टिंग शेल के, तो आउटर सरफेस पे जाहिर है कि ऑपोजिट चार्ज जो कि इस केस में पॉजिटिव चार्ज है वो आ जाएगा। और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमारे पास एक फ्लक्स होगा। इसलिए कि फिर से अगर बाहर कोई गॉसियन सरफेस हम बनाते हैं तो इसके अंदर तो नेट चार्ज मौजूद है, ये जो आउटर सरफेस का पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल अंदर जो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और जो उसके इंड्यूस चार्ज है, ये तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन जो आउटर लेयर की तरफ जो है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ये बैलेंस नहीं हो रहा है। इसका मतलब दिस इज अ नेट चार्ज विच इज इक्वल इन अमाउंट टू द चार्ज एनक्लोज विद इन। इस चार्ज की वजह से आपके पास, क्योंकि चार्ज मौजूद है, इसकी वजह से फ्लक्स भी मौजूद होगा आउटसाइड द मटेरियल ऑफ द बॉडी। तो ये है हमारे पास दूसरा केस आ गया पॉसिबल। दायरे इसमें बेशुमार केसेस पॉसिबल हैं, लेकिन हमारे फिलहाल जो है वो ये केसेस पढ़ना, इतने देखना जो है काफ़ी। अच्छा जी, ये था जी हमारा आज का लेक्चर। मुख्तसर सा था, असल में स्लाइड जब लिखी हुई होती हैं तो फिर आपको जो है वो बहुत सारा काम हमारा पहले हुआ होता है, फिगर्स बनी हुई, स्लाइड बनी हुई, तो इसलिए इसमें इतनी देर नहीं लगती। तो ये मैंने यहाँ पे एक दो क्वेश्चन आपके लिए रखे हुए हैं हमारे सामने हैं। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेस्ड ऑन गॉसेस लॉ। मजे का सवाल है, आसान सा है। यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास तीन चार्जेस हैं जिनकी वैल्यू है +1, -1 और +1। तीन चार्जेस हैं। अब आपने गैस करना है कि हमारे पास जो है गॉसियन सरफेस जो है, गॉसियन सरफेस का मतलब ये यहाँ पे आपको जो शेडो नज़र आ रहा है, डार्क स्पेस नज़र आ रही है, दो चार्जेस इसके अंदर है और एक चार्ज बाहर है। चार्जेस नहीं बता रहा कि कौन सी जगह पे कौन सा चार्ज मौजूद है, लेकिन वो ऑब्वियस है। अगर आप जो है देखेंगे कि यहाँ पे ये दोनों चार्जेस के दरमियान फील्ड का पैटर्न देखा जाएगा। इस किस्म की हमने फील्ड पहले बहुत सारी दफ़ा देखी हुई है। जब हम यहाँ पे कर रहे थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फैराडे का जो काम था, तो हमने देखा था कि इस तरह की फील्ड किसके दरमियान होती है, हमेशा दो ऑपोजिटली चार्जेस के दरमियान होती है जो इक्वल ऑपोजिट हो। तो यहाँ पे +1 और -1 इक्वल ऑपोजिट है। जो मैग्नेट है टिपिकल, उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड इसी शक्ल की होती है। तो यानी कि टिपिकल असल में फील्ड ऑफ ए डायपोल, दो पोल्स हों ऑपोजिट, बेशक वो मैग्नेटिक हो बेशक वो इलेक्ट्रिक हो, दोनों की फील्ड का पैटर्न जो है इसी तरह का होता है। तो उसने बताया नहीं है हमें सवाल में, लेकिन ऑब्वियस है कि जो अंदर शेडो के अंदर जो दो चार्जेस मौजूद हैं, दे आर +1 एंड -1। इसका मतलब है कि नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन दिस शेडेड या गॉसियन सरफेस इज 0। अगर नेट चार्ज एनक्लोज जो है वो 0 होगा तो ऑब्वियसली इसकी वजह से कोई नेट फ्लक्स जो है बाहर की तरफ नहीं हो सकता। अब ये वाला जो चार्ज है +1, बाहर की तरफ जो चार्ज है, मैंने अभी पहले बताया था कि बाहर वाले चार्जेस जो एनक्लोज नहीं है, उनकी वजह से कोई मुमकिन नहीं है कि नेट फ्लक्स हो जाए किसी क्लोज सरफेस में। तो इसका मतलब इस सवाल का जवाब तो आप बड़े आसानी से दे सकते हैं कि कुल चार्ज हमारे पास कितना हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, कुल फ्लक्स जो है सॉरी कितना होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा, या डाटा में नहीं चाहिए, हमारे पास नहीं है। तो इसका जवाब आपको आसानी से मिल जाएगा कि नेट जो है हमारे पास वो है 0, क्योंकि इक्वल ऑपोजिट चार्जेस हैं। नेट चार्ज एनक्लोज विद इन द गॉसियन सरफेस इज 0, इस वजह से बाहर के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो है इट शुड बी 0। इसी तरह का अगला सवाल भी जो है हमारा आसान सा, उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है इस सवाल में, दो कंडक्टिंग कोसेंट्रिक सफेयर्स हैं, ये रेड वाला भी है और जो बाहर ब्लूइश है, दोनों कोसेंट्रिक हैं। मतलब एक सेंटर जो है इनका एक ही जगह पे है और
एक दूसरे के अंदर नेस्टेड है, इसका मतलब है एक सफेयर को दूसरे सफेयर के अंदर डाला हुआ है, लेकिन एक दूसरे से इंसुलेटेड है, एक दूसरे के साथ टच नहीं हो रहा है फिजिकली जो है। अच्छा, तो ज़्यादा टच हो जाएंगे तो फिर जो है चार्ज तो आउटर सरफेस पे जाके रिजाइड कर जाएगा। यहाँ वैल्यूज़ दी हुई, उन वैल्यूज़ की कोई इंपॉर्टेंस तो नहीं है, लेकिन बहरहाल कंफ्यूज करने के लिए दी जाती। जो अंदर वाला रेड सफेयर है उसका जो रेडियस है वो बता रहा है कि 3 सेंटीमीटर है, और वो उसके ऊपर चार्ज कितना है 12 माइक्रोकूलम का। जबकि जो बाहर वाली सरफेस है वो उससे डबल रेडियस की है, ग्रीन सरफेस। उस इनर रेडियस यानी इस जगह तक का जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर, और आउटर रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि इसकी मोटाई कितनी हो गई, ऑब्वियसली 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हो गई। तो अगेन इसका कोई मोटाई का हमारे प्रॉब्लम से ताल्लुक नहीं है। ये डाटा जो दिया हुआ है, अंदर हमारे पास रेड सफेयर है 3 सेंटीमीटर का, कैरिंग +12 माइक्रोकूलम चार्ज। आपके पास बाहर एक शेल है उससे 3 सेंटीमीटर फासले पे, जो कि 2 सेंटीमीटर थिक है, और इसके ये कैरी चार्ज कितना -6 माइक्रोकूलम। तब हमारे पास जो है सवाल क्या है, कह रहा है कि ये बताएं कि इनर सरफेस ऑफ द आउटर शेल, दोबारा से इस जगह की बात कर रहा है, इनर सरफेस ऑफ द आउटर शेल के ऊपर कितना चार्ज है, और आउटर सरफेस ऑफ द आउटर शेल जो है उसके ऊपर कितना चार्ज है। तो जवाब मैंने यहाँ देखें राइट साइड पे आपके लिए लिखे हुए। सबसे पहली बात है कि अंदर क्योंकि रेड सफेयर पे +12 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो उसकी वजह से इनर सफेयर पे भी इंड्यूस होकर इतना इक्वल ऑपोजिट चार्ज यानी कि -12 कूलम माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा। तो ये पहले सवाल का जवाब हो गया, पहले पार्ट का जवाब हो गया। और लेकिन उसके बाद जो है आउटर सरफेस के ऊपर कितना चार्ज बचेगा, जितना अंदर है, बैलेंस होने से जो बच रहा है ये इंड्यूस होकर बाहर वाले सरफेस पे आ जाएगा। बाहर वाले सरफेस पे होगा 6 माइक्रोकूलम। यानी कि अगर बाहर से आप देखेंगे इस स्फीयर को तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता डिटेल से कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर है, बाहर वाली सरफेस जो है उस पर -6 है। नेट चार्ज दोनों का सम +12 का और -6 का, यानी कि +6 माइक्रोकूलम, ये वो चार्ज है जो कि बाहर किसी भी गॉसियन सरफेस को महसूस हो रहा है फ्लक्स की क्रिएशन के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, वो जो भी होगा हम उसके कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर मीडियम पता हूँ, φ=Q/ε0 से कुल चार्ज जो है हमारे पास हो जाएगा +6 माइक्रोकूलम। तो ये जो है दूसरी एप्लीकेशन थी गॉसेस लॉ की मदद से किस तरह से जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया जा सकता है। अगली 2 एप्लीकेशन में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यूज जो हैं एग्जैक्टली कैसे की जा सकती हैं, आइडियल केसेस ऑफ पैरेलल प्लेट्स एंड सिंगल प्लेट जो है व्हिच कैरी इन्फिनिट चार्ज। तो गाइस दिस वाज टुडेज लेक्चर। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। आपके रिकॉर्डेड लेक्चर में फ़ायदा है कि आप इसको रिकॉर्ड करके रिकॉर्डिंग आपके पास है तो आप बार बार देख सकते हैं यहाँ तक कि क्लियर हो जाए। इसमें कोई ऐसा मुश्किल लफ्ज़ नहीं है, फिजिक्स के लिहाज से भी प्रॉब्लम क्लियर हो गया। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।